अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑन माइटोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस को डिस्कस कर लिया है और इंटरफेस के बिल्कुल ही नेक्स्ट फेज़ में हम माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। माइटोसिस को हम माइटोटिक फेज़ या फिर एम फेज़ कहते हैं। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जो कि सब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं अदर देन सेक्स सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीज़न होती है। क्योंकि जो पुराने सेल्स हैं वो टूटते हैं, डीजेनरेट होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं। जब न्यू सेल्स बनते हैं उनको हम डिवाइडिंग सेल्स कहते हैं। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड टू डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल हम किसी भी ऐसे सेल को कहते हैं जिनके अंदर डिवीज़न हो रही होती है, जैसे कि स्किन सेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि माइटोसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और पेरेंट जैसा पेरेंट होता है उनके डॉटर सेल्स भी सेम पेरेंट सेल जैसे ही होते हैं। माइटोसिस की जो बेसिकली स्टेज है वो दो फेजेस होते हैं, दो स्टेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स टू डिवाइड। तो सबसे पहले जो है वो सेल डिवीज़न के अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी। देन साइटोकाइनेसिस होगी जिसे हम साइटोप्लाज्म डिवीज़न कहते हैं। तो यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन्स डिवीज़न। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगी और कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 सब स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो है उसे हम प्रोफेज कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर। यहाँ पर इस वर्ड के अंदर ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। तो पहला फेज़ जो है उसे हम प्रोफेज कहते हैं। प्रो मीन्स फर्स्ट। सेकंड फेज़ जो है वो मेटा है। मेटा मीन्स आफ्टर। प्रो फेज़ के बाद जो फेज़ होगा उसे हम मेटा फेज़ कहेंगे। फिर थर्ड फेज़ जो होगा वो एना फेज़ होगा। एना मीन्स अप, यानी कि टू ब्रेकअप। तो यहाँ पर एना फेज़ के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो जिसकी वजह से हम इनको एना फेज़ कहते हैं। टीलो फेज़ लास्ट फेज़ होता है। टीलो मीन्स एंड, जो बिल्कुल एंड पर स्टेज होगा उसे हम टीलो फेज़ कहेंगे। ये एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को हम इसलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रियोल्स के ज़रिए ही यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और न्यू सेल्स बनेंगे। तो मेन जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है यहाँ पर सेंट्रोसोम्स का है और सेंट्रोसोम्स जो है वो हम पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को कहते हैं। तो सेंट्रियोल्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है जो कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के साथ, और इन सेंट्रियोल के ज़रिए से माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलीज़ होते हैं, यानी कि इन सेंट्रियोल से 3 टाइप ऑफ फाइबर्स रिलीज़ होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं। प्रोटीन के ये फाइबर्स बने होते हैं जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं कलेक्टिवली। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स और वो होते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 2 सेंट्रियोल्स हैं और सेंटर में यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये 2 क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स हैं जो कि आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। जो ये क्रोमोसोम है ये इनकी सेपरेशन किस तरह से होती है? इनकी सेपरेशन जो है वो इसी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ज़रिए होगी और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रियोल्स में से रिलीज़ होते हैं। तो ये 2 यहाँ पर सेंट्रियोल्स मैंने शो किए हैं और इन सेंट्रियोल्स में से जो है एस्ट्रल फाइबर्स पहले रिलीज़ होगा। एस्ट्रल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल्स के आउटग्रोथ की तरफ होते हैं। तो ये एस्ट्रल फाइबर्स हो गए जिसे हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। और जो दूसरा फाइबर है उसे हम काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। काइनेटोकोर फाइबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यानी कि जो फाइबर्स हैं ये सेंट्रियोल्स से रिलीज़ होकर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जाकर अटैच होते हैं। क्रोमोसोम का जो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर होता है और इसी काइनेटोकोर के स्ट्रक्चर के ज़रिए से ही ये काइनेटोकोर फाइबर्स इस
डबल स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, जो कि हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के अंदर काइनेटोकोर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। और एस्ट्रल फाइबर जो होते हैं वो छोटे फाइबर्स होते हैं बिल्कुल, जो कि सेंट्रियोल्स से रिलीज़ होते हैं। जबकि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरडिजिटेट करते हैं, जो कि पोल टू पोल कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक सेंट्रोमियर से दूसरे सेंट्रोमियर तक कनेक्टेड होते हैं। और ये आपस में इंटरडिजिटेट होते हैं, यानी कि इस तरह से होते हैं ये एक दूसरे के साथ। इंटरडिजिटेट का मतलब डिजिट्स हम फिंगर्स को कहते हैं। तो इस तरह से आपके डिजिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम इसको इंटरडिजिटेट कहते हैं। इंटर मीन्स दरमियान, और दो फिंगर्स जो एक दूसरे के साथ ये डिजिट्स कनेक्टेड हैं तो हम इसे इंटरडिजिटेट कहते हैं। तो सेम इसी तरह जो पोलर फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट होते हैं। सो ये पोलर फाइबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो हैं, बट ये इंटरडिजिटेट हैं एक दूसरे के साथ, और ये पोल टू पोल हैं। इस वजह से हम इनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल्स तक कंटिन्यूस रहते हैं, जबकि काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो डिसकंटिन्यूस फाइबर्स होते हैं। ये बिल्कुल क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये पोल टू पोल नहीं होते। एक पोल से आकर काइनेटोकोर पर ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ से भी एक पोल से रिलीज़ होकर काइनेटोकोर पर जाकर ख़त्म हो रहे हैं। जबकि एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट फाइबर्स हैं, बिल्कुल ही सेंट्रियोल्स तक ही महदूद हैं, जबकि पोलर जो है वो पोल टू पोल फाइबर्स हैं। सो यहाँ पर मोर क्लियर जो है वो आपको नेक्स्ट डायग्राम्स में हो जाएंगे। काइनेटोकोर और पोलर फाइबर्स को आपस में कनेक्टिवली हम स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। और जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं, एस्ट्रल फाइबर्स और स्पिंडल फाइबर्स कलेक्टिवली हम इनको माइटोटिक एपरेटस भी कह सकते हैं। सेल साइकिल के अंदर जो इंटरफेस का G2 फेज़ होता है, जो कि लास्ट फेज़ होगा इंटरफेस में, इस G2 फेज़ के अंदर सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो हैं वो डबल हो चुके होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल स्ट्रैंडेड हो चुके होते हैं, बट क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स की शेप में होंगे, यानी कि बहुत ही थिन फाइबर्स की शेप में होंगे। बिल्कुल ही थिन फाइबर्स होंगे जो कि बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। ये बिल्कुल ही डीकंडेंस फॉर्म में होंगे, जबकि सेंट्रोसोम्स का स्ट्रक्चर क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी असली हालत में आपको नज़र नहीं आएंगे टू दी वेरी अर्ली स्टेज में। तो जैसे ही G2 फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो प्रो फेज़ स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम M फेज़ कहते हैं। सो M फेज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो प्रो फेज़ से होगी, और प्रो फेज़ के अंदर जो है वो क्रोमोसोम बिल्कुल ही कंडेंस फॉर्म में नज़र आएंगे। क्रोमोसोम की असली जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो आपको प्रो फेज़ में नज़र आएगा। प्रो फेज़ का बिल्कुल ही फाइनल लुक जो है वो ये यहाँ पर शो किया गया है। तो ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर हैं जो कि कंडेंस फॉर्म में है, यानी कि ये क्रोमोसोम कंडेंस होकर इस तरह से दिखेंगे। थिन होने के बाद ये थिक हो जाएंगे। ये बिल्कुल थिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की। जबकि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पर डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएगा। डिसअपियर यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस जो है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोलस यहाँ से डिसअपियर हो गया है। और जो माइटोटिक एपरेटस है, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल फाइबर्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। यहाँ पर सेंट्रियोल्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ में थे, और ये सेंट्रियोल्स जो हैं वो अब एक दूसरे से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रो फेज़ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो मेटा फेज़ स्टार्ट होता है। सेकंड फेज़ जो है वो मेटा फेज़ है। मेटा मीन्स आफ्टर। तो मेटा फेज़ के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं उनके अंदर से
काइनेटोकोर फाइबर्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और पोलर फाइबर्स भी यहाँ पर होते हैं जो कि बिल्कुल पोल टू पोल कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक पोल टू पोल ये कनेक्ट होंगे। इनको हम पोलर फाइबर्स कहेंगे और ये एस्ट्रल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सेंट्रियोल्स में से जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स रिलीज़ हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब यहाँ पर बिल्कुल बिटवीन में आ जाते हैं ये क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंट्रल प्लेट बनाते हैं जिसे हम मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ही सेंटर में क्रोमोसोम्स आ गए हैं और इक्वेटोरियल प्लेन भी हम इसे कह सकते हैं और इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। तो इस फेस के अंदर मेटाफेस प्लेट बनता है जिसे हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल ही सेंटर में आ गए हैं। मेटाफेस के स्टेज के बाद एनाफेस स्टेज स्टार्ट हो जाता है। एना मीन्स टू अप, तो यानी कि एनाफेस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, यहाँ पर मैंने जस्ट काइनेटोकोर फाइबर्स को शो किया है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं यहाँ पर पोलर फाइबर्स को भी शो करती। सो यहाँ पर एस्ट्रल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं और काइनेटोकोर फाइबर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो काइनेटोकोर फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के बिल्कुल काइनेटोकोर के साथ कनेक्टेड हैं और काइनेटोकोर के ज़रिए ही ये क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे और ये क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं एनाफेस के दौरान। तो एनाफेस का जैसे ही एंड होगा, यानी कि एनाफेस कंप्लीट होगा जैसे ही, तो टीलोफेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात याद रहे कि एनाफेस के बिल्कुल एंड में ये क्रोमोसोम बिल्कुल शिफ्ट कर जाएंगे पोल्स की तरफ, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ जो कि लास्ट फेज़ है वो टीलोफेज़ है। और टीलोफेज़ के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि क्रोमोसोम बिल्कुल ही थिन फाइबर्स की तरह होना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और फिर उसके बाद न्यूक्लियोलाई रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियोलाई बनने के बाद यहाँ पर माइटोटिक एपरेटस जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो गया है। ये टीलोफेज़ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेज़ के। टीलोफेज़ की बिल्कुल एंडिंग्स पर जब ये सारे इवेंट्स हो जाएंगे तो क्लीवेज फुरो बनना स्टार्ट होगा। क्लीवेज फुरो हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म से मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स हैं जो कि रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे इस जगह पर, और यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स बनेगी। तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स के ज़रिए यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये कंसेंट्रिक रिंग्स क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल का, इस सेल मेम्ब्रेन को जो ये कंसेंट्रिक रिंग्स जैसे जैसे छोटी होते जाएंगे इस सेल मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींचते चले जाएंगे, और जैसे जैसे कंसेंट्रिक रिंग्स छोटे होते जाएंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ और दबते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ये कंसेंट्रिक रिंग्स छोटे हो रहे हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आ रहा है और भी अंदर की तरफ ग्रूव बनता जाएगा, फुरो बनता जाएगा, यानी कि अंदर से खिंचाव होगा और ये इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाएगा जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा। न्यूक्लियस की जो सेपरेशन थी वो टीलोफेज़ में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है टीलोफेज़ के अंदर, जबकि साइटोकाइनेसिस के अंदर जो है वो बिल्कुल एंड ऑफ द टीलोफेज़ में कंसेंट्रिक रिंग्स बनना स्टार्ट होती हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म की यहाँ पर डिवीज़न हो जाएगी जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडीज़ होते हैं, इन गोल्जी बॉडीज़ में से वेसिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये वेसिकल्स कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। तो ये जैसे ही वेसिकल्स रिलीज़ होते हैं और ये वेसिकल्स आकर यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल सेंटर
वाले पोर्शन में ये वेजिकल्स आ जाते हैं। तो इन वेजिकल्स की जो शिफ्टिंग हो रही होती है इस प्लेस में, तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। जैसे ही वेजिकल्स आकर यहाँ पर कलेक्ट होते हैं, इनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और जैसे ये फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, ये इन्हीं फ्रेगमोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है, देन सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन बनने के बाद जो है वो सेल प्लेट बन जाता है, तो सेल प्लेट से यहाँ पर सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो प्लांट के अंदर जो है वो सबसे पहले गोल्जी बॉडीज से वेजिकल्स रिलीज़ होते हैं। ये वेजिकल्स जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, देन सेल प्लेट बनती है और इसी सेल प्लेट से जो है वो सेल वॉल बन जाती है कम्प्लीटली और ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। क्विक रिव्यू के ज़रिए ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे ही G2 फेज़ कंप्लीट होने लगता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल थिन फाइबर्स होते हैं। और जैसे ही ये थिक होना स्टार्ट होते हैं तो ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंडेंस जब हो जाते हैं तो क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं और ये अपनी असली शेप में इस तरह से दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं प्रोफेज में, फिर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियोलाइड डिसअपियर हो जाता है, माइटोटिक एपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड सेंट्रियोल्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट फेस होता है वो प्रोफेज का फेस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर फंक्शनल प्रोसेस हो रहा होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज जो कि छोटा फेज़ है, मेटाफेज़ के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स सेंट्रल इक्वेटोरियल प्लेट बना देते हैं, जिसे हम मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं। तो इस तरह से मेटाफेज़ प्लेट बनता है, क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं और काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं अपने काइनेटोकोर्स के। एनाफेज़ के अंदर सेपरेशन होती है, यानी कि जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। इन सेंट्रियोल्स की फाइबर्स की वजह से ये यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं। तो सेंट्रियोल्स के फाइबर्स जिसको हम माइक्रोट्यूबल्स कह रहे हैं, यानी कि माइटोटिक एपरेटस की वजह से यहाँ पर सारा फंक्शन हो रहा है, क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है। देन टीलोफेज़ जो है वो एंड फेज़ है, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और टीलोफेज़ के बिल्कुल एंडिंग पर साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन होती है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं और टू डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम दोबारा से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, थिन फाइबर्स की फॉर्म में दिखते हैं। इस तरह से डॉटर सेल्स डिवाइड होते हैं और ये जो डॉटर सेल्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल से, और ये डॉटर सेल्स जो हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दोनों में होगा। जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में था वही क्रोमोसोम नंबर जो है वो डॉटर सेल्स में भी रहेगा। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।